नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आकार आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं सौरभ भारद्वाज, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड द टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र को प्रारंभ करने से पहले हम इस विषय का एमपीपीएससी की परीक्षा में क्या महत्व है, क्या वेटेज है, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही इस विषय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अभी हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी की मेंस, वो जो एमपीपीएससी 2020 के रिवाइज सिलेबस के अनुसार है। दोस्तों, एमपीपीएससी 2020 रिवाइज सिलेबस के अनुसार इस अर्थशास्त्र के विषय को प्रश्न क्रमांक नंबर 2 के पार्ट बी में रखा गया है। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 2 के पार्ट बी में इस विषय को अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के साथ रखा गया है और प्रारंभ की 2 इकाइयां, स्टार्टिंग 2 यूनिट्स जो हैं वो अर्थशास्त्र के विषय में दी गई हैं। दोस्तों, सबसे पहले मेंस की एक बेहतर रणनीति हमें बनानी होगी, आंसर राइटिंग करने का तरीका हमें समझना होगा और फिर अपनी तैयारियों को एक रूपता देनी होगी, एक प्रयास देना होगा। दोस्तों, एमपीपीएससी की अगर मैं सेकंड पेपर की बात कर रहा हूं तो सेकंड पेपर के पार्ट बी जिसमें अर्थशास्त्र है, इसकी प्रत्येक इकाई में 30 नंबरों का वेटेज रखा गया है। दोस्तों, इस 30 नंबर के वेटेज में कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो 3 नंबरों में पूछे जाएंगे, कुछ प्रश्न 5 नंबरों में और कुछ प्रश्न होंगे जो 11 नंबर में पूछे जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप इनके मार्क्स का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। 3 नंबर के प्रश्नों की संख्या होगी 3 × 3 दैट इज 9। दैट मीन्स कि 3 नंबरों के प्रश्न संख्या में होंगे 3 और कुल 9 मार्क्स का वेटेज 1 यूनिट में रखते हैं। इसी तरह दोस्तों, 5 नंबर के प्रश्नों की संख्या होगी 2, इस तरह 10 नंबरों का वेटेज और 11 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इस तरह दोस्तों कुल मिलाकर 30 नंबरों का वेटेज एक इकाई से होगा। हमें प्रत्येक इकाई के संबंध में रणनीति बनानी है और इसी रणनीति को पूरे के पूरे प्रश्न पत्र, जो कि 150 मार्क्स या फिर 200 मार्क्स का हो सकता है, उस पर लागू करना है। दोस्तों, अर्थशास्त्र या भारतीय अर्थव्यवस्था जिसे हम नाम से जानते हैं, इस विषय को प्रारंभ करने से पहले हम ये समझ लें कि आखिर इस विषय को पढ़ना कैसे है। दोस्तों, ये विषय अपने आप में 3 प्रमुख एलिमेंट्स को समाहित करता है। पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा फैक्ट और तीसरा होता है करंट अफेयर्स। दोस्तों, CFC इज द शॉर्ट फॉर्म एंड थंब रूल। हमारा एक थंब रूल होगा अर्थशास्त्र को पढ़ने के लिए, CFC। C स्टैंड फॉर कॉन्सेप्ट। एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। अगर हम बात करते हैं कर प्रणालियों की, कर क्या होते हैं, टैक्सेस क्या होते हैं, कर प्रणाली कितने तरह की होती है, कैसे कर लिए जाते हैं, जब हम इन सब के बारे में बात कर रहे होते हैं तो एक कर के संबंध में, कर प्रणाली के संबंध में, टैक्सेशन सिस्टम के संबंध में अवधारणाएं होती है, कॉन्सेप्ट होती है। भारत ने अपने देश में प्रगतिशील प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम को अपनाया है। ये अपने आप में एक तथ्यात्मक विषय है और दोस्तों, वर्तमान में कोविड-19 की परिस्थितियों से लड़ने के लिए करों में जो कमी की गई है, जो राहत दी गई है, वो अपने आप में करंट अफेयर का विषय हो जाता है। तो दोस्तों, कर प्रणाली के संबंध में ही हमने देखा कि कहां पर अवधारणाएं हैं, कहां पर तथ्य हैं और कहां पर है करंट अफेयर्स। हमको इन तीनों को समाहित करते हुए अपने इस विषय की तैयारी करनी है। दोस्तों, एक और उदाहरण से समझिए। जब भी हम बात करते हैं बैंकिंग सिस्टम की, तो दोस्तों बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, वित्तीय प्रणाली किस तरह कार्य करती है, ये उसकी अवधारणाएं होती है। भारत में 1934 में एक अधिनियम बना था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, और इसी के तहत 1 अप्रैल 1935 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई। दिस इज द मैटर ऑफ फैक्ट। और आरबीआई के द्वारा वर्तमान में ब्याज दरों में जो कमी की गई है, खासतौर से एमएसएमई सेक्टर्स के लिए, ताकि कोविड-19 में अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान से इन्हें बचाया जा सके, ये अपने आप में करंट अफेयर का विषय हो सकता है। तो दोस्तों, 3 पिलर्स हैं। इन 3 पिलर्स को ध्यान में रखते हुए इस विषय की संपूर्ण तैयारी हमें करनी है, कॉन्सेप्ट, फैक्ट और करंट अफेयर।
दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक को, अपने पहले टॉपिक को, विच इज नथिंग बट इंट्रोडक्शन टू इंडियन इकोनॉमी। तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर अर्थव्यवस्था होती क्या है। और अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो अर्थव्यवस्था इस शब्द को अगर हम पिक करते हैं तो एक ऐसी व्यवस्था होती है जो कि अर्थ के चारों ओर घूमती है, अर्थ के संबंध में की जाने वाली व्यवस्था। और यहां पर अर्थ का मतलब होता है धन। तो एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसी व्यवस्था जो किसी भी देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं को समाहित करती है, एक ऐसी प्रणाली जिसके माध्यम से हम नियोजन करते हैं अपनी आर्थिक गतिविधियों का, एक ऐसी व्यवस्था को ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था को बेहतर तौर पर समझने के लिए सबसे पहले सबसे बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हमको यूज करनी होगी, जो हमें समझनी होगी, वो कुछ और नहीं है, वो है आर्थिक क्रियाएं। सबसे पहली बात हमारी होगी आर्थिक क्रियाओं के बारे में। सबसे पहली बात हमारी होगी आर्थिक क्रियाएं। आपको सबसे पहली परिभाषा आर्थिक क्रिया की परिभाषा समझनी होगी। कई बार एग्जाम में इसके संबंध में भी प्रीलिम्स और मेंस में प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों आर्थिक क्रियाओं से तात्पर्य उन क्रियाओं से होता है, उन गतिविधियों से होता है जिनका उद्देश्य धन, लाभ अथवा आय कमाना हो। ऐसी तमाम गतिविधियां जो धन, लाभ अथवा आय कमाने के उद्देश्य से की जाए, वो समस्त गतिविधियां आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। कुछ उदाहरण से मैं अपनी बात को स्पष्ट करूंगा। अगर मैं बात करता हूं किसी डॉक्टर की, जो डॉक्टर अपने क्लिनिक में मरीज से फीस लेकर उनका इलाज करते हैं, तो इस गतिविधि को हम एक आर्थिक गतिविधि के तौर पर नॉमिनेट करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि डॉक्टर साहब का यहां पर उद्देश्य जो है वो है धन, लाभ अथवा आय कमाना। इसी तरफ इसके विपरीत अगर मैं कहूं कि एक व्यक्ति जो कि आयुर्वेद का जानकार है और अपने रिश्तेदारों, अपने परिवार या अपने जान पहचान वालों के लिए वो बिना कोई पैसे लिए सेवा भाव से कोई चिकित्सक सेवाएं प्रदान करता है, तो दोस्तों ये आर्थिक गतिविधि नहीं कहलाएगी, क्योंकि यहां पर धन, आय अथवा लाभ कमाने का उद्देश्य समाहित नहीं है। इस उदाहरण से हमें यह समझना होगा किस गतिविधि को हम कहेंगे आर्थिक और कौन सी होगी गैर आर्थिक गतिविधि। दोस्तों एक और उदाहरण से समझते हैं। अगर हम किसी होटल में खाना खाने जाते हैं और वहां पर हम अपना डिनर लेते हैं और उसके बदले कुछ अमाउंट वहां पर पे करते हैं, तो ये होटल संचालक के द्वारा चलाई जाने वाली गतिविधि एक आर्थिक गतिविधि है। जबकि हमारे घरों में हमारी मम्मी हमारे लिए खाना बनाती हैं और बिना किसी आय, धन अथवा लाभ के उद्देश्य से हमारे लिए वो भोजन की व्यवस्थाएं कर देती हैं, तो उनके भोजन प्रदान करने की गतिविधि ये एक गैर आर्थिक गतिविधि कहलाती है। दोस्तों एग्जाम के क्वेश्चन से अपने आप को लिंक कीजिए। अगर एक किसान अपने खेतों में फसल उगाता है और उस फसल को विक्रय करके वो अपने लिए आय की प्राप्ति करता है, तो ये गतिविधि तो दोस्तों एक आर्थिक गतिविधि कहलाती है। लेकिन अगर एक व्यक्ति जो अपने ही बगीचे में, अपने ही बागवान में कुछ फूलों को, कुछ फलों को, कुछ सब्जियों को उगा लेता है ताकि व्यक्तिगत रूप से परिवार के लिए उसका उपभोग किया जा सके, तो दोस्तों ये गतिविधि एक गैर आर्थिक गतिविधि होगी। दोस्तों एमपीपीएससी की प्रीलिम्स एग्जाम में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक व्यक्ति जो अपने लिए घरेलू या पारिवारिक उद्देश्य के लिए अपने ही बगीचे में कुछ बागवानी करे, तो क्या वो एक आर्थिक गतिविधि है? इसका सही जवाब होगा कि वो आर्थिक नहीं बल्कि एक गैर आर्थिक गतिविधि होती है। दोस्तों ये जो आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियां हैं, इसका डिस्टिंग्विश करने के बाद हमें आर्थिक गतिविधियों के स्कोप को समझना होगा। ये आर्थिक गतिविधियां सरकार भी कर सकती है और निजी क्षेत्र भी कर सकते हैं। ये आर्थिक गतिविधियां देश के अंदर भी हो सकती हैं और देश के बाहर, मतलब आयात और निर्यात के माध्यम से भी हो सकती हैं। दोस्तों ये आर्थिक गतिविधियां कृषि से संबंधित भी हो सकती हैं, व्यापार से संबंधित भी हो सकती हैं और ये सेवा क्षेत्र से संबंधित भी हो सकती हैं। तो दोस्तों आर्थिक गतिविधियां चाहे देश के भीतर हो, चाहे देश के बाहर, चाहे उन्हें सरकार के द्वारा अंजाम दिया जाए, चाहे उसे किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी निजी क्षेत्र के द्वारा अंजाम दिया जाए, चाहे उसे हम
कृषि क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में विभक्त करें, चाहे द्वितीयक मतलब औद्योगिक क्षेत्र में, चाहे उसे सेवा क्षेत्र में हम विभक्त कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्देश्य क्या होना चाहिए। दोस्तों, इसका उद्देश्य होना चाहिए धन, लाभ अथवा आय कमाना। इस उद्देश्य के साथ में की जाने वाली गतिविधि आर्थिक गतिविधि कहलाती है। दोस्तों, यहीं पर एक और एग्जाम का क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें यह पूछा गया था कि इनमें से कौन सी गतिविधि एक गैर आर्थिक गतिविधि है। और इसके ऑप्शन में हमको जो दिए गए प्रश्न थे, ऑप्शंस थे, वो ये: उत्पादन, दैट मीन्स प्रोडक्शन, विपणन, मार्केटिंग, विक्रय, सेल्स, या फिर धर्मार्थ क्रियाएं। तो दोस्तों, इन चारों विकल्पों में जो आर्थिक गतिविधि नहीं है, जो एक गैर आर्थिक गतिविधि है, उसका सही जवाब है धर्मार्थ क्रियाएं। क्यों? बिकॉज हमको उसमें कोई भी धन, आय अथवा लाभ कमाने का उद्देश्य समाहित नहीं होता है। दोस्तों, इसी तरह जब भी हम राजनीतिक गतिविधियों की बात करते हैं, जब भी हम सामाजिक गतिविधियों की बात करते हैं, जब भी हम धार्मिक गतिविधियों की बात करते हैं, तो दोस्तों ये धार्मिक, ये सामाजिक और ये राजनीतिक गतिविधियां जिनका उद्देश्य धन, आय अथवा लाभ कमाना नहीं होता, वो आर्थिक नहीं बल्कि गैर आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। तो दोस्तों, जब भी हम किसी भी देश पर इन आर्थिक गतिविधियों का बेहतर नियोजन करते हैं, इन आर्थिक गतिविधियों में जो धन, जो वित्त समाहित होता है, दोस्तों ये जो वित्तीय साधन होते हैं, वो किसी भी देश के सामने, चाहे वो अल्प विकसित देश हो, चाहे वो विकासशील देश हो, चाहे वो एक विकसित देश ही क्यों ना हो, किसी भी देश के पास ये जो धन रूपी संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं। और दोस्तों, जब भी बात सीमित संसाधनों की हो तो इसका अपव्यय नहीं किया जाता, इसका मिस यूटिलाइजेशन नहीं किया जाता, बल्कि इसका सर्वोत्तम रूप से नियोजन किया जाता है, इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो दोस्तों, अर्थव्यवस्था कुछ और नहीं, एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी प्रणाली है जो किसी भी देश पर उस देश के आर्थिक गतिविधियों के नियोजन से सीधा संबंध रखती है। इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम किसी भी देश के आर्थिक संसाधनों का इस तरह से सर्वोत्तम प्रयोग करते हैं ताकि लोक कल्याण का उद्देश्य भी पूरा हो, और किसी भी देश को अल्प विकसित अगर वो है तो विकासशील, और विकासशील अगर वो है तो उसे विकसित देश बनाया जा सके। एक ऐसी व्यवस्था जो कि लोक कल्याण के उद्देश्य से अपनी आर्थिक गतिविधियों के नियोजन से संबंधित रखती है, इसी व्यवस्था को दोस्तों आर्थिक या अर्थव्यवस्था कहते हैं। हालांकि दोस्तों, अर्थव्यवस्था ये शब्द तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक कि इसे उस देश के साथ ना लिखा जाए जिस पर इसे लागू किया जा रहा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत की, और भारत के संबंध में लागू की जाने वाली ये जो व्यवस्था है उसी को हम कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों, अभी तक हमने आर्थिक गतिविधियों के इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा, हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में एक बेसिक इंट्रोडक्शन, एक बेसिक परिभाषा को समझा। लेकिन अर्थव्यवस्था को अगर समझना है तो हमें समझना होगा इसका एक वर्गीकरण। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण की। दोस्तों, अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण की मैं बात करूं तो अर्थव्यवस्था का जो वर्गीकरण है वो कई आधारों पर बांटा जा सकता है। यह अर्थव्यवस्था का जो वर्गीकरण है उसके कुछ प्रमुख आधार हो सकते हैं: सरकार की भूमिका का आधार, यह हो सकता है विकास की अवस्था का आधार, और यह हो सकता है विश्व के साथ संबंधों का आधार। दोस्तों, यहीं पर 3 नंबरों का प्रश्न ध्यान रख लीजिए। अगर 3 मार्कर में पूछा जाता है कि अर्थव्यवस्था को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत करने के जो आधार हैं वो 3 प्रमुख आधार हो सकते हैं। पहला, सरकार की भूमिका के आधार पर, दूसरा विकास की अवस्था के आधार पर, और तीसरा विश्व के साथ संबंधों के आधार पर। दोस्तों, 3 मार्क का जो क्वेश्चन हमें आंसर राइटिंग में लिखना है उसे बहुत ही कम शब्दों में लिखना है, बहुत ही समराइज मैनर में लिखना है। आयोग कहता है कि 3 नंबरों का प्रश्न 1 वाक्य में होना चाहिए। हालांकि कभी कभी थोड़ी सी शब्द सीमा बढ़ सकती है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कम से कम शब्दों में मुख्य बातों को ही 3 मार्कर में आप स्थान दें। तो दोस्तों, 3 नंबरों का पहला प्रश्न,
भारतीय या किसी भी अर्थव्यवस्था के संबंध में अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण के आधार बताइए, तो हम यहाँ पर अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के 3 प्रमुख आधार बताएंगे। सरकार की भूमिका का आधार, विकास की अवस्था का आधार और विश्व के साथ संबंधों के आधार पर। दोस्तों, अब हम बारीकी के साथ एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उनके संबंध में क्या एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अब मेरी बात हो रही है सरकार की भूमिका के आधार पर। दोस्तों, सरकार की भूमिका के आधार पर जो अर्थव्यवस्था होती है वो 3 तरह से क्लासिफाई हो सकती है: पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। फिर से 3 नंबर का एक प्रश्न, सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा 3 भागों में बांटा जा सकता है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। दोस्तों, पूंजीवादी जैसा कि नाम से ही संबंध रखता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां पर निजी क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों का नेतृत्व करते हैं। जब भी किसी देश में आर्थिक गतिविधियों का निर्धारण, उनका संचालन, उन पर नियंत्रण जो है वो निजी क्षेत्रों की जिम्मेदारी पर छोड़ दिया जाए, जहां पर प्राइवेट सेक्टर ही ये तय करता है कि किसका उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, मूल्य क्या रखना है, प्रतियोगिता पर बढ़ावा दिया जाए। तो ये तमाम विशेषताएं जिस अर्थव्यवस्था में होती है, और सरकार की भूमिका अहस्तक्षेप, लेस अपने आप में यहां पर करती है, बहुत ही कम हस्तक्षेप के साथ में, लेस इंटरफियर के साथ में जब वहां पर सरकार की भूमिका हो तो वो अर्थव्यवस्था अपने आप में एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। दोस्तों, दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को आज की तारीख में अपनाए हुए हैं। खासतौर से मैं बात करूं अमेरिका की, खासतौर से मैं बात करूं कनाडा की, स्विट्जरलैंड की। ये तमाम ऐसे देश हैं जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को साधते हैं। दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बिल्कुल विपरीत हमारी अगला प्रकार हो जाता है और वो होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। दोस्तों, समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें आर्थिक गतिविधियों का जो संचालन है, आर्थिक गतिविधियों का जो निर्धारण है, आर्थिक गतिविधियों का जो नियंत्रण है वो सरकार अपने हाथों में रखती है। सरकार ये तय करती है कि किस वस्तु का या फिर सेवाओं का उत्पादन किया जाना है, कितना किया जाना है और किसके लिए किया जाना है। जब भी आर्थिक क्रियाओं से जुड़े हुए इन तमाम प्रश्नों का जवाब सरकार के पास हो और सरकार न केवल आर्थिक गतिविधियों से संबंधित निर्णय और नीतियां बनाती हैं बल्कि उसे लागू करने में भी पूरा हस्तक्षेप रखती हैं, तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था दोस्तों कहलाती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से बिल्कुल विपरीत होती है। दुनिया के कई देश, जिसमें शामिल है रशिया, जिसमें शामिल है चाइना, जिसमें शामिल है उत्तरी कोरिया, ये कुछ ऐसे देश हैं जो अपने देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं। दोस्तों, तीसरी एक प्रमुख प्रकार अर्थव्यवस्था का जो है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, और यहीं पर हमारे लिए बन जाता है एक 3 मार्क का क्वेश्चन जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछा गया, और इसलिए भी पूछा गया क्योंकि हमारे देश की जो व्यवस्था है वो ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ना वो समाजवादी है, बल्कि वो सही मामले में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसा कि नाम में ही शामिल है कि इसे मिश्रित करके बनाया गया है। इस व्यवस्था में न केवल पूंजीवादी बल्कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताओं को समाहित कर दिया गया है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर निजी क्षेत्र भी आर्थिक गतिविधियों को अंजाम देता है, साथ ही साथ सरकार मतलब सार्वजनिक क्षेत्र भी। यहां पर हम देखते हैं तो न केवल प्रतियोगिता के तौर पर सरकार के सेक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर को भी कॉम्पिटिटिव बेसिस पर इन्वॉल्व किया जाता है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था में न केवल अपने देश बल्कि विदेशी निवेश को भी बढ़ावा दिया जाता है और विदेशी प्रतिस्पर्धा को भी अपने देश में आमंत्रित करते हुए एक व्यवस्था बनाई जाती है। तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था अपने आप में दोस्तों कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मैं बात कर रहा हूं भारत की।
हमारे एशिया के तमाम देश, जिसमें शामिल है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नॉर्वे, ऐसे तमाम जो देश हैं वो अपने देशों में इस मिश्रित अर्थव्यवस्था को आत्मसात करते हैं, शामिल करते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में जब 3 नंबरों का प्रश्न मिश्रित अर्थव्यवस्था के संबंध में आता है तो हमें लिखना होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य एक ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें पूंजीवादी तथा समाजवादी दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं पाई जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में न केवल निजी क्षेत्र बल्कि निजी एवं सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्र आपस में मिलकर प्रतिस्पर्धा करते हैं और आर्थिक गतिविधियों को निर्धारित, संचालित एवं नियंत्रित करते हैं। और तीसरे पॉइंट में आप लिखेंगे कुछ उदाहरण, जिसमें सबसे प्रमुख उदाहरण है भारत। तो दोस्तों भारत अपने आप में एक ऐसा देश है जो अपनी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपने देश में लागू करता है। तो 3 नंबर में दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में हमको बहुत शॉर्ट में जो है वो वहां पर डिफाइन करनी है। दोस्तों अगला जो आधार है वो है विकास की अवस्था के आधार पर, और विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं 3 तरह से हो सकती हैं। पहली होती है विकसित, दूसरी होती है विकासशील, और तीसरी अर्थव्यवस्था होती है दोस्तों अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। दोस्तों विकसित अर्थव्यवस्था उन देशों की अर्थव्यवस्था है जो कि अपने इकोनॉमिक लेवल के ऑप्टिमम लेवल पर पहुंच चुके हैं। ऐसे देश जो अपने संसाधनों का ऑप्टिमम या 100% यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय अपने सर्वोत्तम स्तर पर है, जो अपने संसाधनों को 100% कैपेसिटी पे न केवल उपयोग करते हैं बल्कि अपने उत्पादों और सेवाओं को दुनिया के अन्य बाजारों में बेचकर बहुत अधिक मात्रा में आय प्राप्त करते हैं, जहां के लोगों का रहन सहन एक उच्च स्तर पर पहुंच चुका है, जहां पर तमाम बुनियादी सुविधाओं के अलावा तमाम लग्जरी सुविधाएं भी प्रदान की जा चुकी हैं। ऐसी एक अर्थव्यवस्था दोस्तों कहलाती है विकसित अर्थव्यवस्था। खासतौर से अमेरिका की मैं बात कर रहा हूं, कनाडा की, ऐसे तमाम देश जो है वो विकसित अर्थव्यवस्था में शामिल किए जाते हैं। दोस्तों विकासशील अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं जो विकास की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ा रहा है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि विकास के पायदान पर आगे की ओर बढ़ रही है। यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ती जा रही है। प्राथमिक क्षेत्र से अब औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में भी धीरे धीरे गति और अधिक बढ़ने लगी है, और साथ ही साथ बुनियादी सुविधाओं की, खासतौर से शिक्षा, खासतौर से चिकित्सा, खासतौर से अपने आप में रूरल डेवलपमेंट की बात इन देशों में होने लगी है, लेकिन अभी भी इन्होंने अपने सर्वोत्तम स्तर को प्राप्त नहीं किया है। ऐसी अर्थव्यवस्था कहलाती है दोस्तों विकासशील अर्थव्यवस्था। खासतौर से मैं बात कर रहा हूं भारत की, चीन की, पाकिस्तान की, ऐसे तमाम देश जो हैं वो अपने आप में विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। तीसरी अर्थव्यवस्था का दोस्तों प्रकार है और वो है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। दोस्तों अल्प विकसित को हम पिछड़ी अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, लेकिन सही शब्द जो हमें इस्तेमाल करना होगा वो होगा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि विकास में अपने प्रारंभिक स्तर पर ही मौजूद है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर अभी भी कृषि और प्राथमिक क्षेत्रों पर ही निर्भरता बनी हुई है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर लोगों की प्रति व्यक्ति आय बहुत ही निचले स्तर पर है और लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को दोस्तों हम अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगर मैं बात करता हूं बांग्लादेश की, अगर मैं बात करता हूं भूटान की, अगर मैं बात करता हूं नेपाल की, तो दोस्तों ये उन देशों में शामिल हैं जहां पर अल्प विकसित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। दोस्तों तीसरा और एक महत्वपूर्ण आधार होता है जिस पर हम अर्थव्यवस्था को कुछ भागों में, 2 भागों में बांटते हैं, और वो होता है विश्व के साथ संबंधों का आधार। आखिर हम अपने देश की आर्थिक गतिविधियों को दुनिया के अन्य देशों के साथ कितना साझा करते हैं, अगर उसे हम आधार बनाएं तो अर्थव्यवस्था दोस्तों 2 तरह से हो सकती है। पहला बंद अर्थव्यवस्था और दूसरा खुली हुई अर्थव्यवस्था। दोस्तों बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य होता है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि क्लोज्ड है। किस मामले में क्लोज्ड है? ये अर्थव्यवस्था अपनी आर्थिक गतिविधियों को अपने ही देश के भीतर करने पर अधिक ध्यान देती है। ये आयात और निर्यात को हतोत्साहित करती है और आर्थिक गतिविधियों में अन्य देशों के साथ ना तो वस्तुओं का, ना सेवाओं का, ना तकनीकों का,
न पूंजी का आदान प्रदान नहीं करती है और वो अपने आप को एक संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था के तौर पर देखती है। ऐसी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। दोस्तों, इसी के बिल्कुल विपरीत होता है और वो होता है खुली हुई अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। दोस्तों, ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है अपने आप को ग्लोबलाइज कर लेना, अपने आप को वैश्वीकरण के साथ जोड़ लेना। हमारे आर्थिक क्रियाकलाप हमारे ही देश तक सीमित ना हो बल्कि दुनिया के अन्य देशों के साथ भी हम आर्थिक क्रियाकलापों का साझा कर सके। आर्थिक गतिविधियों को केवल अपने ही देश तक सीमित नहीं रखते बल्कि उन्हें आयात निर्यात के माध्यम से, तकनीकों के, पूंजी के, निवेश के साझे विनिमय के माध्यम से अन्य देशों के साथ भी आर्थिक संबंध स्थापित करते हैं। ऐसी एक व्यवस्था, ऐसी एक अर्थव्यवस्था दोस्तों कहलाती है खुली हुई अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। तो दोस्तों बहुत ध्यान रखिएगा, जब भी बात भारत की होगी तो भारत खासतौर से 1991 के LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट के पश्चात अब एक बंद नहीं बल्कि एक खुली अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो दोस्तों, आज हमने अर्थव्यवस्था के संबंध में कुछ बुनियादी चीजों को समझा। सबसे पहले हमने जाना आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं और उसी के आधार पर हमने अर्थव्यवस्था को परिभाषित किया। अर्थव्यवस्था को बेहतर तौर से समझने के लिए हमने अर्थव्यवस्था के कुछ आधारों को डिवाइड किया और उन्हें एक एक करके समझा। दोस्तों, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण हमने 3 प्रमुख आधारों पर किए। सबसे पहला था सरकार की भूमिका के आधार पर, दूसरा था विकास की अवस्था के आधार पर और तीसरा था विश्व के साथ संबंधों के आधार पर। दोस्तों, हमने ये भी देखा कि जब भी बात भारत की होगी तो सरकार की भूमिका के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। जब भी बात विकास की अवस्था के आधार पर होगी तो भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था होगी और जब भी बात विश्व के साथ संबंधों की होगी तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक खुली हुई अर्थव्यवस्था होगी। दोस्तों, आज हमने जितना बेसिक पढ़ा है उसमें से एग्जाम में खासतौर से 3 मार्क के क्वेश्चन पूछने की संभावना है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आर्थिक गतिविधियों को परिभाषित करना। मैंने आपको कहा आर्थिक गतिविधियों से तात्पर्य उन गतिविधियों से है जिनका उद्देश्य धन, आय अथवा लाभ कमाना होता है। कुछ उदाहरण भी हम वहां पर दे सकते हैं। दूसरा एक प्रश्न 3 नंबरों में हो सकता है अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, अर्थव्यवस्था का तात्पर्य होगा आर्थिक क्रियाओं का नियोजन, एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें आर्थिक संसाधनों का बेहतर नियोजन करके अपने देश के, अपने समाज के कल्याण को हम आगे बढ़ाते हैं। एक ऐसी व्यवस्था अपने आप में अर्थव्यवस्था होती है जो लोक कल्याण के उद्देश्य से अपने सीमित संसाधनों के बेहतर प्रयोग पर बल देती है। भारत के संबंध में व्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था होती है। अगला प्रश्न दोस्तों हो सकता है 3 नंबरों में, वो ये पूछ लिया जाए कि अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण समझाइए, जिसमें हमें 3 आधार बताना है, सरकार की भूमिका, विकास की अवस्था और विश्व के साथ संबंध। 3 नंबर के इंडिविजुअल क्वेश्चन हो सकते हैं, सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण बताइए। हम पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था वहां लिखेंगे। 3 नंबर में एक प्रश्न हो सकता है, विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण समझाइए। तो हम विकसित, विकासशील और अल्प विकसित के बारे में लिखेंगे। और 3 नंबर का एक प्रश्न यह भी हो सकता है कि विश्व के साथ संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण समझाइए। तो हम उसे बंद और खुली अर्थव्यवस्था के रूप में लिखेंगे। साथ ही साथ भारत की अर्थव्यवस्था इनमें से किसमें शामिल है उसे भी हम यहां पर लिखेंगे। साथ ही साथ एक 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में आपको तैयार करना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यहीं कवर करेंगे। अपनी अगली क्लास में अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। जाने से पहले एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ जाता हूं। दोस्तों, कोविड-19 कोरोना वायरस से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया है। आपको मुझे बताना है कि इस आत्मनिर्भर भारत अभियान में तकरीबन 20 लाख करोड़ का जो आवंटन है वो किन किन क्षेत्रों में किया गया है और कितना कितना किया गया है। चलिए, इसकी तैयारी आपको करना है, नेट पर सर्च करके करना है और जो आज हमने पढ़ा है उसको अपने घर पर आंसर राइटिंग के तौर पर प्रिपेयर करना है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।